हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ाया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, उसमें जो भी मुख्य जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बताएंगे कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो 7 अध्याय दिए गए हैं, उन 7 अध्यायों में क्या क्या बातें कही गई हैं, उनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास हम यही स्टार्ट करते हैं। तो जो बाल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, इसमें कुल 7 अध्याय बताए गए हैं। इसमें 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं प्लस 38 खंड दिए गए हैं। 38 खंड दिए गए हैं, यानी 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। हम जानेंगे कि 7 अध्याय में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो जो पहला अध्याय है इसमें क्या बात बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा। जो पहला अध्याय है इसमें कौन सी बात बताई गई है, इसमें स्कूल को परिभाषित करते हुए टोटल 4 प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें स्कूल को परिभाषित करते हुए 4 प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से स्कूल हैं, जैसे सरकार द्वारा स्थापित या नियमित स्कूल, यानी पहला आता है सरकार द्वारा स्थापित प्लस नियमित स्कूल। ठीक है, जो सरकारी स्कूल हैं जो नियमित तौर पे चलते हैं उनके बारे में बताया गया है। दूसरे नंबर पे है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। दूसरा आता है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं जिन्हें अनुदान मिलता है, यानी कि अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। विशेष श्रेणी के स्कूल, तीसरे नंबर पे आता है विशेष श्रेणी वाले स्कूल, श्रेणी के स्कूल, जैसे कि नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया। इस टाइप के जो स्कूल होते हैं वो विशेष श्रेणी में आते हैं। इनके बारे में अध्याय 1 में बताया गया है। और चौथे नंबर के जो स्कूल हैं वो अनुदान ना पाए जाने वाले, अनुदान ना मिलने वाले निजी स्कूल, यानी अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल, यानी कि ये प्राइवेट स्कूल हैं। निजी स्कूल का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल। यानी कि अध्याय 1 में स्कूल को परिभाषित किया गया है और 4 प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया गया है। पहला है सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल, दूसरा है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, तीसरा है विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इस टाइप के स्कूल, और चौथा हो गया अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल। तो आपने देखा कि अध्याय 1 में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बताया गया है। जो ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, इसी का वर्णन किया गया है अध्याय 2 में। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करानी है, उसके विषय में बताया गया है कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ले सकता है। ठीक है, उनको निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा, ये भी बताया गया है। तो जो भी बताया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में जो बताया गया है, पूरे जो रूल्स बताए गए हैं, रेगुलेशंस बताए गए हैं, वो अध्याय 2 में बताए गए हैं। अध्याय 3 में क्या बताया गया है, अध्याय 3 में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के जो भी दायित्व हैं, यानी जो केंद्र सरकार के दायित्व हैं, जो राज्य सरकार के दायित्व हैं, जो भी स्थानीय सरकारों के दायित्व हैं और जो भी अभिभावकों के दायित्व हैं, उनके विषय में बताया गया है। यानी कि अध्याय 3 में हम बात करते हैं अध्याय 3 में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। अध्याय 3 में केंद्र सरकार के जो दायित्व हैं, केंद्र सरकार के दायित्वों का वर्णन किया गया है।
राज्य सरकारों के दायित्वों का वर्णन किया गया है। स्थानीय सरकारों के दायित्वों का वर्णन किया गया है। और जो भी अभिभावक हैं उनके क्या क्या जो दायित्व हैं उन सभी दायित्वों का वर्णन किया गया है। यानी कि अगर कहीं पे स्कूल की स्थापना करानी है, जैसे कि किसी भी गांव के 1 किलोमीटर की रेंज में या 3 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो उसकी स्थापना करवानी है, उसके लिए जो भी धनराशि प्रदान करनी है उसके विषय में बताया गया है। और अभिभावकों के विषय में बताया गया है कि अभिभावकों को टाइम से एडमिशन कराना है। इस टाइप की जो भी बातें बताई गई हैं वो अध्याय 3 में बताई गई हैं। जो अध्याय 4 में बातें बताई गई हैं वो स्कूल और शिक्षकों का दायित्व, यानी कि जो अध्याय 4 है उसमें स्कूल का जो दायित्व है और जो शिक्षकों का दायित्व है, स्कूल और शिक्षकों का दायित्व अध्याय 4 में जो स्कूल का दायित्व है प्लस जो शिक्षक का दायित्व है, इनके दायित्वों को बताया गया है। किसमें बताया गया है? अध्याय 4 में बताया गया है कि स्कूल के क्या दायित्व हैं, स्कूल को अपना जो भी कार्यक्रम है कितने समय अंतराल तक चलाना है। टीचर्स को बताया गया है कि किस टाइप से उन्हें प्रशिक्षण देना है, बच्चों को किस टाइप से योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाना है। इन सब दायित्वों के बारे में अध्याय 4 में बात की गई है, यानी अध्याय 4 में बताया गया है। अध्याय 5 में जो बात बताई गई है वो बताई गई है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है और उसको किस टाइप से पूरा किया जाना है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्लस किस प्रकार से पूरा किया जाना है, इस पाठ्यक्रम को किस टाइप से पूरा किया जाना है। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा का क्या क्या पाठ्यक्रम होगा और किस टाइप से इसे पढ़ाया जाएगा, इसके विषय में अध्याय 5 में बात की गई। यानी अध्याय 5 में क्या बताया गया है? प्रारंभिक शिक्षा की जो पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित किया गया है और कैसे उसे पूरा किया जाएगा, किस टाइप से योजना बनाई जाएगी, किस टाइप से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है अध्याय 5 में। अध्याय 6 में क्या बताया गया है कि बाल अधिकारों का संरक्षण, यानी कि जो बच्चों के अधिकार है उसको संरक्षित किया जाएगा, यानी कि कोई भी उन्हें बच्चों से छीन नहीं सकता। यानी बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम सन 2005 के अंतर्गत जो भी बच्चों के संरक्षण से रिलेटेड बातें हैं, जो भी कानून है, उनके विषय में बताया गया है कि ये बताया गया है कि जो भी बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं, बच्चों को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, बच्चों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं उन वो दंडनीय कानून है। ठीक है, इस टाइप की जो भी बातें हैं वो किसमें बताई गई है? 6 नंबर अध्याय में। यानी 6 नंबर अध्याय क्या कहता है? बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण। इससे इस 6 अध्याय में क्या बताया गया है? बाल अधिकारों का संरक्षण, किस टाइप से बच्चों के जो भी संरक्षण दिए गए हैं अधिकारों से रिलेटेड, उनके विषय में पूरी की पूरी जो चर्चा की गई है वो अध्याय 6 के अंतर्गत की गई है। साथ में क्या कहा गया है कि अन्य प्रासंगिक बातें यानी कि इस अधिनियम के प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उपयुक्त कोई जो भी स्थानीय सरकार है उसके संबंधित नियम बना सकती है। यानी कि अन्य प्रासंगिक बातें जो बताई गई हैं वो अध्याय 7 में बताई गई है। अन्य प्रासंगिक बातें, यानी कि जो भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है या कोई भी स्थानीय सरकार है, तो वो जो भी इसके क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, जो भी प्रारंभिक शिक्षा है इसके क्रियान्वयन के लिए कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी नए कानून बना सकती है। जैसा भी जो भी सुविधा अनुसार जो भी कानून की व्यवस्था अगर करनी है तो वे क्या कर सकती है? अपने हिसाब से कानून बना सकती है। इसके बारे में अध्याय 7 में बताया गया है, यानी अन्य प्रासंगिक बातें इसके बारे में बताया गया है। तो हमने देखा कि
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो 7 अध्याय हैं, वे 7 अध्याय किस प्रकार के हैं, उन 7 अध्यायों में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो 7 अध्याय बताए गए हैं, उन 7 अध्यायों में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और एक क्वेश्चन और बनता है जो कि अभी मैं आगे बताऊंगी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। बालकों के अधिकारों की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या घोषणा की थी? घोषणा की थी बालकों के अधिकारों की घोषणा, बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी। कब की थी? 20 नवंबर 1989 में। कब की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा? 20 नवंबर 1989 में। ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की जो घोषणा की थी वो 20 नवंबर 1989 को की थी। और इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? जो भी घोषणा की थी उस घोषणा का उद्देश्य क्या था कि जो भी विश्व के, यानी कि क्या बोला गया था कि इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। बालकों के जो भी मूलभूत अधिकार होंगे उनको सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? बालकों के मूलभूत उद्देश्यों को, मूलभूत मानवीय अधिकारों को यानी जो भी उसके मूलभूत मानवीय अधिकार होंगे उसको सुनिश्चित करना था। ठीक है, मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा की। कब की? 20 नवंबर 1989 में। किस पर्पस से की थी? बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी। कौन सी घोषणा? बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी उसका उद्देश्य था बालकों के मूलभूत मानवीय अधिकार, जो उसके बेसिक अधिकार हैं, उनको सुनिश्चित करना। ठीक है, उनको सुनिश्चित करना, यानी कि जो भी बच्चों के अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार कौन कौन से हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन कौन से अधिकार घोषित किए, वे अधिकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अब हम इस चीज को रख कर दे रहे हैं। जो भी इसने अधिकार घोषित किए वे कौन कौन से अधिकार थे, यानी कि कौन कौन से बच्चों से रिलेटेड जो भी अधिकार घोषित किए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 में, वे कौन कौन से थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इनको कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा जो की थी वे कौन कौन से अधिकार घोषित किए थे। पहला है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण करना और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। जैसे ही बच्चे जन्म लेंगे तो जन्म का पंजीकरण करना, यानी कि जन्म का पंजीकरण प्लस राष्ट्रीयता प्राप्त करने का, राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है? जन्म का पंजीकरण करना है और क्या करना है? राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। उसको राष्ट्रीयता, यानी जैसे भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक राष्ट्रीयता उसको मिलेगी। तो ये अधिकार दिया गया, जन्म का पंजीकरण और राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त करने का जो अधिकार सुनिश्चित किया गया। दूसरे नंबर पे आता है प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम, पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, अपना नाम, अपना पारिवारिक नाम बनाए रखने की उसको स्वतंत्रता है। यानी कि अपनी राष्ट्रीयता प्लस नाम प्लस अपना पारिवारिक नाम बनाए रखने की स्वतंत्रता। ठीक है, बनाए रखने का अधिकार कहिए या बनाए रखने की स्वतंत्रता कहिए, ये इसके अधिकारों में शामिल है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा की थी, उन घोषणा में ये चीजें बताई थी, ये पॉइंट्स बताए थे। तो जन्म का पंजीकरण राष्ट्रीयता, दूसरा है राष्ट्रीयता, नाम और पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार दिया गया। ध्यान दीजिएगा आगे नेक्स्ट जो बात कही गई वो बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। बच्चों को माता पिता के विरुद्ध, अगर जब तक माता पिता ना चाहे, माता पिता के विरुद्ध बच्चों को अलग ना करना, बच्चों को अलग ना करना। यानी कि अगर कोई भी बच्चे को माता पिता से अलग कर रहा है तो वो कानूनन अपराध है। ठीक है, उसे सजा मिलेगी, उसे दंड मिलेगा। यानी कि माता पिता के विरुद्ध अगर माता पिता जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उनके बच्चों को कोई उनसे अलग नहीं कर सकता है। इस चीज का अधिकार घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार को रोकने के लिए, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय और व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया गया। यानी कि बच्चों का अपहरण नहीं कर सकता है कोई, अपहरण, क्रय विक्रय, ठीक है, कोई इनका क्या नहीं कर सकता है, इनका कोई भी इनका अपहरण नहीं कर सकता है, कोई भी इनका क्रय विक्रय नहीं कर सकता है, कोई भी इनका व्यापार नहीं कर सकता है। और क्या नहीं कर सकता है, व्यापार नहीं कर सकता है। इस पे राष्ट्रीय कानून बनाया गया। ठीक है, यानी कि किस पे राष्ट्रीय कानून बनाया गया, अपहरण पे, क्रय विक्रय पे, कोई भी बच्चे का क्रय विक्रय नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई इनका व्यापार नहीं कर सकता, कोई इनका अपहरण नहीं कर सकता। इस चीज के लिए भी क्या बनाया गया, इस चीज के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया गया। नेक्स्ट है जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चे के हित को ध्यान में रखा जाए। जहां गोद लेने की मान्यता है, जहां गोद लेने की मान्यता है, गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चे के हित को ध्यान में रखा जाए। यानी कि अगर बच्चे को कोई गोद ले रहा है पेरेंट्स, तो देखा होगा डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं। यानी कि कोई भी बाद में बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर सकता है, कोई भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस चीज के लिए भी क्या किया गया, अधिकार दिया गया बच्चे को, क्या किया, कानूनन अधिकार दिया गया। यानी कि कोई भी इनके साथ जबरन कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। इस केस में क्या किया गया, यानी जहां गोद लेने की मान्यता है वहां पे बच्चे के हित को ध्यान में रखा गया। ध्यान दीजिएगा, बच्चे को आर्थिक शोषण, ठीक है, बच्चे को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने, शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि पहुंचाने से बचाया गया। यानी कि कोई भी उसे मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकता, कोई भी आर्थिक प्रताड़ना नहीं दे सकता, बच्चे को नैतिक रूप से कोई उसे ठेस नहीं पहुंचा सकता, आध्यात्मिक रूप से कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आर्थिक शोषण नहीं कर सकता है बच्चे के, और कोई भी बच्चे से कोई खतरनाक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी खतरनाक कार्य करने के लिए, मानसिक कार्य करने के लिए, मानसिक कार्य, नैतिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, बौद्धिक कार्य, यानी कि इस टाइप के कोई भी शारीरिक जो भी शारीरिक परेशानियां नहीं दे सकता है। ठीक है, शारीरिक दृष्टि से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, मानसिक दृष्टि से कोई बच्चे को हानि नहीं पहुंचा सकता, आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से कोई भी बच्चे को हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी बच्चे का आर्थिक शोषण नहीं कर सकता है, खतरनाक कार्य नहीं करवा सकता है, कोई भी आर्थिक शोषण नहीं कर सकता, कोई भी आर्थिक
शोषण नहीं कर सकता, यानी इस पे भी रोक लगाई गई। माता पिता के विरुद्ध बच्चों को अलग नहीं कर सकता है, जहाँ पे गोद देने की मान्यता है वहाँ बच्चे के हित को ध्यान में रखा जाएगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा बच्चे को, खतरनाक कार्य करने, मानसिक प्रताड़ना कोई नहीं दे सकता, आर्थिक रूप से कोई शोषण नहीं कर सकता है, बच्चे का खतरनाक काम नहीं करवा सकता है, राष्ट्रीयता, अपनी राष्ट्रीयता बनाए रखना, अपने नाम को बनाए रखना, अपने पारिवारिक नाम को बनाए रखने का अधिकार बच्चे को दिया गया। कोई भी इनका व्यापार नहीं कर सकता है, कोई भी बच्चे का शोषण नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी लैंगिक शोषण नहीं कर सकता है, कोई भी बच्चे का लैंगिक शोषण नहीं कर सकता है। लैंगिक शोषण से बचाव का अधिकार दिया गया। लैंगिक शोषण से बचाव, यानी कि कोई भी लिंग भेदभाव नहीं कर सकता है कि नहीं ये लड़का है या लड़की है, इस टाइप का कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। इन चीजों से भी इसको क्या किया गया, बचाव दिया गया, यानी कि ये भी इसके अधिकारों में शामिल था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो भी घोषित अधिकार थे उन अधिकारों में ये भी शामिल था कि लैंगिक शोषण से बचाव दिया गया। ध्यान दीजिएगा आगे, सशस्त्र सेना यानी सशस्त्र संघर्ष युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने और सेना में भर्ती होने पर रोक लगाई गई। यानी अगर 15 साल से कम का बच्चा है, ठीक है, 15 साल से कम का बच्चा है तो ये नहीं कि उसको आपने सेना में शामिल कर दिया, ठीक है। सशस्त्र जो भी सशस्त्र संघर्ष हो रहा है उसमें शामिल करवा दिया, तो इस पे पूरी तरह से रोक लगा दी। अगर बच्चा 15 साल से कम का है तो आप सशस्त्र संघर्ष में, सशस्त्र संघर्ष प्लस सेना में भर्ती, सेना में भर्ती पर क्या किया गया, रोक लगाया गया। किसको, यानी जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों को आप सशस्त्र संघर्ष में नहीं शामिल कर सकते हैं और सेना में भर्ती नहीं कर सकते हैं, ऐसा घोषणा पत्र में घोषणा दी गई। ठीक है, क्या कहा गया कि सशस्त्र संघर्ष प्लस युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने प्लस सेना में भर्ती होने पर रोक लगाई गई, ऐसा घोषणा, ऐसा अधिकार दिया गया। यानी कि जो भी हमने बताया है, और हाँ, बच्चों को नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोक लगाई गई। बच्चों को नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन पर रोक लगाई गई। कोई भी बच्चा नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता है, कोई भी बच्चे का आर्थिक शोषण नहीं कर सकता है, कोई भी बच्चे से क्या करवा, कोई आर्थिक शोषण का मतलब है कोई घर पे काम नहीं करवा सकता, बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि उसे मींस काम करवाया जाए। ये क्या है, कानूनन अपराध है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी अधिकारों की घोषणा की 20 नवंबर 1989 में, उनमें जो भी अधिकार बताए गए, बालकों के मूलभूत जो अधिकार बताए गए, उनमें जो ये बताया गया कि जो बच्चे अगर नशीले सेवन करते हैं तो उससे रोका जाएगा। अगर जहाँ गोद लेने की मान्यता दी गई है वहाँ पे बच्चे के हित को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं पहले बच्चे को गोद ले लिया, बाद में आप बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, उनसे जबरन ऐसे काम करवा रहे हैं जो बच्चे के हित में ना हो, तो आप ये सब नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, बच्चे का अपहरण नहीं कर सकते हैं, बच्चे को क्रय विक्रय नहीं कर सकते। पता चला कि आप बच्चे को किसी काम के लिए खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। या बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे के बॉडी के पार्ट भी बहुत लोग बेच सकते हैं, तो इन सब चीजों पे रोक लगाई गई। अपहरण नहीं कर सकते हैं, अपहरण का भी इसी से मतलब हो गया। आप व्यापार नहीं कर सकते हैं बच्चों का, खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते हैं बच्चों से, कोई भी मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं, कोई भी आर्थिक शोषण नहीं कर सकते हैं, कोई भी नैतिक शोषण नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक शोषण नहीं कर सकते हैं। तो इन सब पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई। नेक्स्ट आपको बात ध्यान में रखनी है कि भारत सरकार ने इस घोषणा को, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। यानी कि कब किया, अंगीकृत भारत ने, यानी इस घोषणा को, जो सारी ये घोषणाएं दी गई थी, घोषणा पत्र में जो घोषणा दी गई थी, इसको भारत सरकार ने कब एक्सेप्ट किया, 11 दिसंबर
1992 को भारत सरकार ने इस घोषणा को क्या किया? अंगीकृत किया। यानी कि ये घोषणा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब घोषणा की थी? 20 नवंबर 1989 में, और लेकिन भारत सरकार ने इस घोषणा को कब एक्सेप्ट किया, कब अंगीकृत किया? 11 दिसंबर 1992 में। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा पत्र में जो भी घोषणा की बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड, वो घोषणा क्या थी? तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने देखा कि निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में कितने अध्याय हैं, और जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बालकों के अधिकारों से रिलेटेड जो भी घोषणा की वो कौन सी थी, और भारत सरकार ने इस घोषणा को कब स्वीकार किया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस टाइम पे मिलते